हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में चैप्टर 2 आपकी बुक का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कवर करेंगे। इससे पहले आपने चैप्टर 1 किया जिसमें हमने 3 वीडियोस कवर करी और उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को पढ़ा। अब इस चैप्टर में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स काफ़ी हैं, ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा है और इसमें नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप बेचिंतित हो जाएं क्योंकि मैंने खुद से सेल्फ हैंड नोट्स बनाए हैं। जैसे चैप्टर 1 में बनाए थे इसी तरीके से चैप्टर 2 में आपको प्रोवाइड करूंगा और आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे वही नोट्स। तो एक एक करके आपको नोट डाउन कर लेना है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को रीड करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर की पहले टॉपिक से। देखिए, एक एक करके आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते जाएंगे, हम एक एक करके इनको रीड आउट करते हैं। देखिए, नंबर 1 है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ है द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय 2 पार्टीज। यानी 2 लोग मिलके आपस में व्यापार की ट्रांजैक्शन या कोई भी इकोनॉमिक इवेंट करते हैं, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। इन्वॉल्विंग एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर भी कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। हम दुकानदार होंगे तो सेल कर रहे होंगे, ग्राहक होंगे तो हम परचेस कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एटसेट्रा। तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अगला आता है अकाउंट। अकाउंट किसी भी पर्टिकुलर हेड में चीजों को ट्रांसफर करना इज नोन एज अकाउंट। रीड करते हैं थ्योरी को। लिखा हुआ है इसमें, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन कैश एंड क्रेडिट। कुछ भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, उधार पे यानी क्रेडिट पे भी हो सकता है। अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, और आ पर्टिकुलर हेड से असेट्स, लायबिलिटी एटसेट्रा। आपके किसी भी हेड में चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सपोज मैंने कोई सैलरी का खर्चा किया तो वो सैलरी अकाउंट में पहुंच गया, कोई भी गुड्स परचेज करने का खर्चा किया तो वो परचेज अकाउंट में पहुंच गया। तो जब भी पर्टिकुलर हेड में चीज़ पहुंच जाया करती है वो हेड ऑफ अकाउंट इज नोन एज अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स। अगर असेट होगा, असेट मान लो लैंड अकाउंट है तो वो असेट अकाउंट बन जाता है, पर्टिकुलर हेड यानी असेट में पहुंच जाता है। तो इन सबको अकाउंट्स का नाम देते हैं। नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कैपिटल्स। कैपिटल्स को ध्यान से रीड कीजिए पहले। तो कैपिटल की थ्योरी में कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस या इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बाय पार्टनर्स in partnership business. It may be in the form of money or assets having a monetary value, so it is a liability of the business. इसमें कह रहा है कैपिटल होता है पूंजी। यानी अगर प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रोप्राइटरशिप हो सकती है या मेरी कोई दुकान हो सकती है, उसमें अगर मैं कोई भी पूंजी लगाता हूँ तो उसको कैपिटल का नाम देते हैं। अगर कोई भी पार्टनरशिप हो रही है तो पार्टनर्स पूंजी लगाते हैं। तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बाय द पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। सो इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की ये कहीं ना कहीं लायबिलिटी मानी जाती है। इसके बाद इन केस ऑफ कंपनीज, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स। यानी जब भी कंपनी की बात हो, आपने अभी 11th में आए हो बिजनेस स्टडीज़ में, ये टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ आप पढ़ोगे। जैसे प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, इसी तरीके से कंपनी होती है। तो हर एक व्यापार में
प्रोप्राइटर्स यानी सिंगल हैंड व्यापार होता है। आपने देखा वो बहुत सी दुकानें आपकी मार्केट में होती हैं, तो उसका एक ही मालिक होता है, उसको कहते हैं प्रोप्राइटरशिप। अगर वो पैसा लगा रहा है तो उसको प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापार बिना पूंजी के शुरू नहीं हो सकता। आप भी समझते हो इस चीज़ को कि मैं कोई भी एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, पैसा नहीं लगा रहा हूँ, तो क्या व्यापार बन पाएगा? नहीं। तो जो पैसा लगाता हूँ मैं शुरुआत में, वो उस फर्म के लिए लायबिलिटी कहलाती है, हालांकि मेरे लिए वो पूंजी होती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, यानी जो भी कैपिटल को हम लगाते हैं इन केस ऑफ कंपनी, तो वो शेयर होल्डर्स की तो कहलाते हैं जो पैसा लगाते हैं, लेकिन जो पैसा लग जाता है उसको कहते हैं हम ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं या फिर नेटवर्थ कह सकते हैं। इन दोनों नाम से कंपनी के केस में कैपिटल को बुलाया जाता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू असेट्स लेस लायबिलिटीज। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये ध्यान रखें, जब भी मैं एसेट्स में से पूरी की पूरी लायबिलिटीज माइनस कर देता हूँ, पूरी की पूरी लायबिलिटीज मतलब करेंट लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास हाथ में क्या आ जाता है? कैपिटल आ जाती है। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि हम चैप्टर 5 में भी इसको बार बार रिपीट करेंगे कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल में हमने क्या सीखा? कैपिटल में लिखा था कि कैपिटल अगर प्रोप्राइटरशिप के केस में हो तो प्रोप्राइटर लगाता है, पार्टनरशिप के केस में हो तो पार्टनर्स लगाते हैं, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स लगाते हैं, और उस कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ कहते हैं, जिसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं जिसका नाम है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के केस में आपकी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्राइंग्स होती क्या है। ड्राइंग्स कभी के बार क्या होता है, हम पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी पैसा निकालते हैं। अगर हम पैसा निकालते हैं अपनी दुकान से पर्सनल पर्पस के लिए तो वो भी ड्राइंग्स कहलाती है। कभी के बार हम गुड्स निकाल लेते हैं, सपोज मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और मुझे एक फ्रिज की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? किसी और दुकानदार से फ्रिज खरीद के रहूँगा? नहीं। जब मेरी दुकान है तो मैं क्या करूँगा? अपनी ही दुकान से एक फ्रिज अपने घर में लगा लूँगा फॉर पर्सनल पर्पस। तो चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो पैसा अपने खुद के लिए निकाल रहे हो, उन सबको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। क्लियर? ड्राइंग्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो रीड कर लीजिए इसकी डेफिनेशन को। इट इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। चाहे वो पैसा हो चाहे वो गुड्स हो, प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर निकाल रहा हो, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर निकाल रहा हो, वो ही सब पर्सनल पर्पस के लिए जो निकाला जाता है उसको हम ड्राइंग का नाम देते हैं। इसके आगे गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। और एक और चीज़ आपको दिमाग में रख लेनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे लोगों को पता नहीं होती कि ड्राइंग्स के जो भी गुड्स हैं वो हम किस पे वैल्यूड करते हैं? परचेज कॉस्ट पे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, आपने फ्रिज लिया अपनी ही दुकान से, वो फ्रिज आपको पड़ रहा था जब आप खरीद के ला रहे थे 15,000 रुपये का, और जो भी बाहर का ग्राहक आ रहा था उसको हम दे रहे थे उसको 20,000 रुपये का, यानी 15,000 की खरीद थी और 20,000 में बेच रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप अपने घर के लिए निकालोगे उस फ्रिज को तो 15,000 कॉस्ट पे निकालोगे या 20,000 कॉस्ट पे? आपके दिमाग में क्या रहा होगा? सर 15,000 पे निकालेंगे, जितने का हमें पड़ा है उतने का हम निकाल देंगे, उसको वैल्यूड कर देंगे। तो इसीलिए परचेज्ड कॉस्ट जो भी होती है वो ड्राइंग्स की कॉस्ट कहलाया करती है। आगे, तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर एज द केस में बी। चाहे वो पार्टनर की बात हो चाहे वो प्रोप्राइटर की बात हो, ड्राइंग्स हमेशा ही कैपिटल में से माइनस होती है। कौन सी कैपिटल? जो पार्टनर या प्रोप्राइटर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर? इससे पहले वाला पॉइंट टॉपिक। तो ड्राइंग्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ड्राइंग्स जो हम पर्सनल पर्पस के लिए निकालें, चाहे वो मनी हो चाहे वो गुड्स हो, वो किस कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है? परचेज कॉस्ट पे वैल्यू की जाती है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाना मैंने आपको सिखाया है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। फिलहाल अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि जब हम आगे बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएंगी। और ये हम कब करेंगे? चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 में। क्लियर? तो ये थी आपकी ड्राइंग्स। अब बात करेंगे हम लायबिलिटीज़ की। ये लायबिलिटीज़ कितने तरीके की, तो पहले देख लेते हैं लायबिलिटीज़ में। तो इसकी थ्योरी शुरू करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। देखिए,
लायबिलिटीज आपकी दो तरीके की होती हैं। एक तो इंटरनल लायबिलिटी होती है, यानी फर्म के अंदर की लायबिलिटी, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी फर्म से बाहर की लायबिलिटी। तो ये दो तरीके की होती हैं एक्सटर्नल एक तो नॉन करेंट लायबिलिटी आती हैं, और एक आती है करेंट लायबिलिटी। पहले लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो फर्म को कभी ना कभी पे करनी पड़ जाती है, अदा करनी पड़ जाती हैं। वो दो तरीके की, एक तो इंटरनल मतलब फर्म के अंदर की, और एक होती है एक्सटर्नल यानी फर्म के बाहर की। फर्म के बाहर की दो तरीके की लायबिलिटी मानी जाती है, एक तो नॉन करेंट और दूसरा करेंट। नॉन करेंट जो मोर देन 1 ईयर हो, यानी 1 साल से ज्यादा बाद में पे करने वाली लायबिलिटी हम लोग नॉन करेंट कहलाते हैं, जो 1 साल के बाद पे की जाती हैं। और जो 1 साल के अंदर पे की जाती हैं, लेस देन 1 ईयर, उनको हम करेंट लायबिलिटी का नाम देते हैं। क्लियर? तो ये थी जानकारी जिसमें मैंने लायबिलिटी आपको दो तरीके की बताई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो पार्ट होते हैं, करेंट एंड नॉन करेंट। अब जरा इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। थ्योरी में देखिए लिखा है, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड टू द बिजनेस, सॉरी बाय द बिजनेस, यानी ओड का मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेबल, यानी व्यापार कभी ना कभी उसको पे करे। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। अगर यही लायबिलिटी किसको देनी हो, अगर पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर प्रोप्राइटर को देनी है तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, अगर उनको पे करनी है तो वो इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर? और अगर बाहर के लोगों को पे करनी है, बाहर के लोग मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे बैंक होते हैं, क्रेडिटर्स, हमने एक्सटर्नल यूजर्स की बात की, तो उनको पे करनी है तो वो कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आगे पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर that is other than the owners, proprietor or partners is known as termed as external liabilities। अब ये external liabilities जो है arises because of credit transaction। जब हम उधार की बात करते हैं, उधार की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इन सब लायबिलिटीज को हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज का नाम देते हैं। और लोन्स टेकन, तो लिखा है साफ साफ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज arises because of credit transaction or loans taken। example of external liabilities are creditors, bank overdraft, long term borrowings and other liabilities, कोई भी हो सकती है। लायबिलिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो तरीके की लायबिलिटीज बन जाती हैं, एक तो है नॉन करेंट और दूसरा करेंट। क्लियर? तो रीड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे नॉन करेंट लायबिलिटी दिख रही है। नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर from the end of accounting period। example of non current liability are long term loans, debentures etc। यानी वो सब लायबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे की जानी होती है, 1 साल से ज़्यादा उसका टर्म ड्यूरेशन होता है, जैसे 2 साल 3 साल में पे कर रहे हैं, उन सबको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो 1 साल के भीतर पे की जानी हो। रीड कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी which is payable within 12 months from the end of accounting period। जो 12 महीने के अंदर ही अंदर हमें पे करनी होती है, उनको हम नॉन करेंट लायबिलिटी कहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ करेंट लायबिलिटी आर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा, यानी इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ये सब आपकी करेंट लायबिलिटीज कहलाया जाती है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटीज क्या होती है, कितने तरीके की होती है और कैसी कैसी होती है। अब हम लायबिलिटीज के बाद असेट्स पे आते हैं। देखिए असेट्स, स्टूडेंट्स असेट्स के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या असेट्स हुआ करती हैं। देखिए आपकी असेट्स जो हैं वो 3 तरीके की होती है। नंबर 1 आपकी नॉन करेंट एसेट्स, जैसे नॉन करेंट लायबिलिटीज होती थी उसी तरीके से नॉन करेंट असेट्स होते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है फिक्स्ड एसेट्स।
और भी होते हैं, लेकिन हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अभी बात करेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स है। तो ये फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरीके के बन जाते हैं, एक तो टेंजिबल असेट्स और दूसरा इंटेंजिबल असेट्स। नंबर सेकंड जो होता है वो होते हैं करंट एसेट्स। जैसे करंट लायबिलिटीज हुआ करती हैं उसी तरीके से करंट असेट्स भी हुआ करते हैं। एंड नंबर थर्ड होता है फिक्टिशियस असेट्स। वैसे तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ काफ़ी बार जब हमने बेसिक क्लासेस की थी उसमें, लेकिन फिलहाल अभी इतना ग्राफ आप समझ लीजिए। असेट्स तीन तरीके के, नॉन करंट, करंट एंड फिक्टिशियस। नॉन करंट में मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसका है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो एक बार खरीदे जाते हैं, वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। अगर मैं लायबिलिटीज़ वाली बात करूं तो एक करंट एसेट्स भी जो एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लिए जाते हैं, जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए बनता है, वो होते हैं नॉन करंट। नॉन करंट में एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे आप अपने व्यापार में कोई प्लांट एंड मशीन नहीं लगा रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो वो हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए खरीदते हैं, एक साल से ज़्यादा समय के लिए। उसमें टेंजिबल, टेंजिबल वर्ड क्यों किया है, दिया गया है जो टच कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। और इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सर वो ऐसी चीज़ क्या है, जैसे आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी के लिए असेट्स कहलाता है, क्योंकि वो एक साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट आपको देते हैं। तो इस वजह से उसको इंटेंजिबल असेट्स का नाम दिया जाता है। करंट एसेट्स जो 12 महीने के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, यानी केवल 12 मंथ के ड्यूरेशन के लिए बनते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स जो आप खर्चा करते हैं, लेकिन जो आप खर्चा करते हैं और उस खर्चे को राइट ऑफ एक से ज़्यादा साल में करते हैं। हम रीड करेंगे थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए, तो देखिए जरा थ्योरी को। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे असेट्स दे रखा है, असेट्स की जरा थ्योरी पढ़ते हैं। असेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज और एंटिटी। यानी लायबिलिटीज तो आपको क्या करनी पड़ती थी, ओड यानी पेबल, पे करनी पड़ती थी, और असेट्स आपको ओन्ड करनी पड़ती है, आपकी खुद की होती है। क्लियर? तो दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, anything which will enable the firm to get economic benefits in the future is an assets। यानी कोई भी चीज़ आपने खरीदी और जो फ्यूचर बेनिफिट आपको दे रही है, उन सबको हम असेट्स का नाम देते हैं। आगे एग्जांपल ऑफ असेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा। ये इतने सारे नाम होते हैं। अगर मैं इसमें अभी बाइफरकेट करूंगा कि कैसे कैसे मैंने कौन कौन सी चीज़ ली है। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लिखी हुई है। पहली, इट शुड बी ओन्ड, ये खरीदनी होती है आपकी, ये किसी और की नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस। नेक्स्ट, इट मे बी इंटेंजिबल यानी फिजिकल फॉर्म और इंटेंजिबल फॉर्म, या तो वो टेंजिबल फॉर्म में हो सकती है या फिर इंटेंजिबल फॉर्म में हो सकती है। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने उठा के रख दी बिजनेस में और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पैसा मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। और नेक्स्ट में भी ये चीज़ लिखी हुई है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स, यानी पैसों में आंकना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ पैसों में गिवन होनी चाहिए। क्लियर? अब एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉन करेंट, करेंट और फिक्टिशियस में क्लासिफाई हो जाते हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर है नॉन करेंट का। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज बट विद द पर्पज टू रीसेल, बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट or to facilitate business operation. In other words, those assets are held by the business for a long term point of view. Example of non current assets is fixed assets. यानी वो सब एसेट्स जो लंबे समय के लिए आपको फ़ायदा देती हैं, उन सबको हम नॉन करेंट एसेट्स कहा करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट हुआ करती हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस में, तो ये आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नाम देती है। अब ये नॉन करेंट एसेट्स का हमने एक एग्जांपल लिया, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने तरीके की? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल।
टेंजिबल क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स में, टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, ये देखेंगे। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स रीड कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करेंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। यानी वो सब एसेट्स जो हम रीसेल पर्पस के लिए ही ना बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खरीदा करते हैं। जैसे ये दो तरीके से क्लासिफाइड है। फर्दर फिक्स्ड एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन सबको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं और ये हमारे फर्म में बहुत लंबे समय के लिए फ़ायदा देते हैं, काम आते हैं। इनसे ही हमारा बिजनेस ऑपरेशन चलता है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा करती है। सर ये तो टेंजिबल थे जिसको हम छू सकते हैं। इंटेंजिबल आप कह रहे थे वो क्या है? देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पेटेंट हम क्या करते हैं? किसी भी अपने लोगों को पेटेंट करा लिया करते हैं, यानी रजिस्टर करा लिया करते हैं। उसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। और क्या चीज़ है आपकी? ट्रेडमार्क्स, जिससे हम व्यापार करते हैं, वो ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क क्या होता है? ये बनाया जाता है जिससे कि आपका सामान बिक सके, बट हम उसको ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने बात कर ही ली है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाया करती है। उसके बाद नेक्स्ट है करेंट एसेट्स और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। तो पहले हम करेंट एसेट्स पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period to that is 1 year. For example, goods are purchased with a purpose to resell and earn profit. यानी वो सब assets जो हम खरीदते हैं केवल 1 साल के अंदर, उसको रीसेल कर देते हैं या फिर किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे प्रॉफिट बन सके, वो सब असेट्स करेंट एसेट्स कहलाए जाते हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में कहूँगा कि वो सब ऐसे जो 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कन्वर्टिंग इनटू कैश हो जाते हैं, उन सबको फिक्स्ड एसेट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल करेंट एसेट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स आर परचेज विद अ पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट। यानी एग्जांपल साफ साफ लिखा है, जो या तो हम क्या कर सकते हैं, रीसेल पर्पस के लिए खरीदे या हमें छोटे समय के लिए प्रॉफिट कमा के दे, ऐसी सब चीज़ों को हम करेंट एसेट्स कहते हैं। इसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल एसेट्स। दे आर लॉसेज नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। साफ साफ लिखा है, ये वो खर्चे होते हैं जो जिस साल हुए होते हैं उसमें राइट ऑफ नहीं करते, उस समय नहीं घटाते, हम एक से कई सालों में उनको घटाया करते हैं। जैसे कंपनी के लिए अगर फर्म के लिए कोई भी खर्चा हो रहा है शुरुआत दौर में, जब व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे सब खर्चों को हम क्या करते हैं, एक से कई सालों में घटाया करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एग्जांपल होता है फिक्टिशियस एसेट्स का। तो नीचे लिखा है, इन केस ऑफ फर्म एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स is deferred revenue expenditure, but in case of company, discount or loss on issue of debenture is an example of fictitious assets. तो ये आपको रीड करना है और ध्यान रखना है बच्चों। और फिक्टिशियस एसेट्स आपको बार बार पूछा भी जा सकता है कि भाई फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कि सर फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कई इनकम तो 1 साल में होते हैं बट उनका खर्चा राइट ऑफ घटाया कई सालों में जाता है। एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में इतने ही पॉइंट्स को करते हैं, बाकी बचे हुए पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी। स्टूडेंट्स, हमने जो आज की क्लास में पढ़ा, सबसे पहला था बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अकाउंट क्या होते हैं, ये अकाउंट क्या कहे जाते हैं, उसकी थ्योरी भी हमने रीड की।
उसके बाद अकाउंट के बाद हमने लायबिलिटीज़ पढ़ी। लायबिलिटीज़ हमने दो तरीके की पढ़ी, एक तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और दूसरी करेंट लायबिलिटीज़, यानी वो जो फर्म या बिजनेस को पे करनी पड़ती है। उसके बाद में हमने असेट्स की बात की। असेट्स में करेंट एसेट्स थे, नॉन करेंट एसेट्स थे, यानी तीन हमने चीज़ों को पढ़ा, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो इन चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। जो पॉइंट्स असेट्स थे, लायबिलिटीज़ थे, कैपिटल भी था, एक हमने कैपिटल भी पढ़ा था, ये कैपिटल क्या होता है। हमने अकाउंट्स भी पढ़ा और बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी पढ़े। तो ये हमने फॉलोइंग पॉइंट्स आज की क्लास में कवर किए। बाकी जो नेक्स्ट क्लास मतलब बाकी जो टॉपिक बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा एक टाइम लिमिट होता है, आप भी बोर ना हो, ज़्यादा ऐसा ना हो कि ओवरलोड हो जाए, इसीलिए कम पॉइंट्स को एक क्लास में रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, बाकी चीज़ों को अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।